Hey everybody, welcome back to my channel, and in this particular lecture we are going to deal with the nature of Hindu marriage. Okay, whether it is a sacrament or contract. देखिए, हिंदू धर्म में जो विवाह होता है उसको एक बहुत ही पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है और ये दो आत्माओं के बीच का यूनियन होता है, बंधन होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब शादी होती है तो ये सिर्फ दो पर्सन के बीच का बंधन नहीं होता है, बल्कि ये उनके फैमिलीज के बीच का भी रिलेशन बन जाता है और साथ ही साथ जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे उनकी जनरेशन है, वो उनके लिए भी यूनियन बन जाता है। और देखिए, हिंदू रिलीजन में मैरिज को बहुत ही एसेंशियल संस्कार के रूप में देखा जाता है, इसलिए ये हर हिंदू के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो मैरिज करे, विवाह करे। देखिए, हमने दो एस्पेक्ट देखे इसमें। हाँ, कि हिंदू मैरिज के कितने एस्पेक्ट होंगे, कौन कौन से होंगे। एक तो सैक्रामेंट होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहले एस्पेक्ट पे देखते हैं, मैरिज एज अ सैक्रामेंट। देखिए, सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग वाइफ को मतलब पत्नियों को अर्धांगिनी के रूप में कंसीडर किया जाता है और उनका मानना ये था कि कुछ रिलीजियस ड्यूटीज़ होती है जिनको एज अ बैचलर या फिर अविवाहित होकर करना संभव नहीं है, इसलिए ये हर हिंदू के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो शादी करे ताकि वो अपने रिलीजियस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर पाए। और इसके सेकंड व्यू है हमारा मनु का व्यू। देखिए, उस टाइम क्या था, विडो की रीमैरिज अलाउ नहीं थी, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो भी विडो के साथ उनका रिश्ता बना रहता है, मतलब दोनों के बीच का रिश्ता अटूट रहता है जीवन भर के लिए। और मनु का ये मानना था, मनु ये कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ सिर्फ नॉट यूनाइटेड टू ईच अदर नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ बट आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड। ओके, देखिए, अब इसके बाद हिंदू मैरिज को हम सैक्रामेंट की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट हमारा परमानेंट एंड इनडिसॉल्यूबल यूनियन। हमें नाम से ही पता चल जा रहा है परमानेंट का मतलब क्या होता है, इनडिसॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, जो कभी न टूटे। तो हिंदू रिलीजन में ये माना जाता था कि जो शादी होती है, विवाह होती है, वो परमानेंट यूनियन होता है और वो कभी भी उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐसा पहले माना जाता था। और इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वो है एक्सटर्नल यूनियन। एक्सटर्नल यूनियन में ये माना जाता था कि जो विवाह है वो एक एक्सटर्नल यूनियन है और वो सिर्फ लाइफ टाइम के लिए नहीं, बल्कि जो आगे आने वाली लाइफ है उस वहाँ तक के लिए वो यूनियन बन जाता है। और मनु के अकॉर्डिंग जो वाइफ और हस्बैंड के बीच में रिलेशन होता है वो डेथ के बाद भी रहता है। और हमारा थर्ड एलिमेंट है होली यूनियन, पवित्र बंधन। देखिए, विवाह को एक सैक्रामेंट यूनियन माना जाता है और विवाह का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू परफॉर्म रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। क्योंकि हमने देखा था ऊपर, अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण कि कोई भी बैचलर या फिर अविवाहित कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि बैचलर रह के नहीं की जा सकती हैं, और इसी को फुलफ़िल करने के लिए हर हिंदू को ये कंपलसरी होता है कि वो विवाह करें, शादी करें। तो हमने एंड बिगेटिंग सन एंड डिस्चार्ज हिज डेब्ट टू हिज एंसेस्टर्स। ओके, इसमें एक केस लॉ है वेंकटाचार्यालु वर्सेस रंगाचार्यालु। ये 1980 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो पर्सन मैरिड मे बी माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड, बट इफ सैक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज आर परफॉर्म द मैरिज इज़ वैलिड। इसमें कोर्ट्स ने उस शादी को वैलिड बताया था जिसमें कोई पर्सन माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है। और इस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो भी सैक्रेड राइट्स होते हैं और सेरेमनीज होती है, अगर वो परफॉर्म की गई है तो मैरिज वैलिड होगा, भले ही जो पर्सन है वो माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड के हों। ये 1980 का केस था।
अब हमारा सेकेंड एस्पेक्ट है मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मुस्लिम लॉ में क्या होता है, मुस्लिम लॉ में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आजकल अब मैरिज को हम कॉन्ट्रैक्ट में मानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैरिज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से भी मैच करते हैं, जैसे कंसेंट ऑफ पार्टी विदाउट फोर्स और फ्रॉड, एज ऑफ मेजॉरिटी और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे, डील करेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। तो उसमें बताया गया है कि पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए जो कि फोर्स से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, और एक एज बताई जाती है, मेजॉरिटी एज होनी चाहिए पार्टीज़ की, और जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स टू द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट की हमारी मैरिज की कैरेक्टरिस्टिक्स से मिल रही हैं। दैट्स वाई वी कंसीडर मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। देखिए हमने तीन ऐसे एलिमेंट्स को पढ़ा था एज अ सैक्रामेंट, तो अब यहाँ पे उनके कुछ तोड़ दिए हुए हैं। जैसे पहला है हमारा, हम पढ़े थे पहले कि परमानेंट और डिसॉल्यूबल यूनियन होता है जिसको अब डिस्ट्रॉय करके एक नया प्रोविज़न आया है डाइवोर्स। जब पहले डाइवोर्स अलाउड नहीं था, क्योंकि ये माना जाता था कि जो हिंदुओं में विवाह होता है वो बहुत ही पवित्र बंधन होता है। लेकिन जब पार्टीज़ एक दूसरे से खुश नहीं रहती थी, वो एक साथ नहीं रहना चाहती थी, तो ये घुट घुट के रहने से अच्छा था कि वो डाइवोर्स ले ले, अलग हो जाए। तब ये प्रोविज़न आता है डाइवोर्स का। और जो कॉन्सेप्ट था हमारा एक्सटर्नल मैरिज का, जिसमें था कि विडो रीमैरिज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनु जो रिलेशन होता है, जो यूनियन होता है हस्बैंड और वाइफ का, वो हस्बैंड की डेथ के बाद भी मौजूद रहता है। तो उसको हमारा डिस्ट्रॉय किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग विडो रीमैरिज एक्ट। अब आप कमेंट में ये बताइएगा विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था। और जो एलिमेंट बचा, सिर्फ एक एलिमेंट, वो है होली यूनियन, जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए इसी के बाद एक केस लॉ है भागवती शरण सिंह वर्सेस रारा महेश्वरी मनोहर सिंह। भागवती शरण सिंह वर्सेस रारा महेश्वरी मनोहर सिंह। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मैरिज इज़ नॉट ओनली अ सैक्रामेंट बट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं कि हिंदू लॉ की जो मैरिजेज़ हैं वो क्या हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो सैक्रामेंट के साथ साथ वो अब कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। We can say that it is a unique bond of sacrament and contract. That's all for today and next video में हम फिर next topic की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।